तो हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर सारस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार के पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग उसके पार्ट 2 के बारे में फंडामेंटल राइट जो 12 से 35 के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन समझते हैं कि वो इसके आर्टिकल लाने का क्या मतलब था। और जो आर्टिकल 12 से 35 है, एक एक आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में किस आर्टिकल में क्या हमें बताया गया है और किस आर्टिकल से हमें क्या क्या लाभें मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट 12 से 35। तो आर्टिकल 12 है, इसे राज्य की परिभाषा दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 12 के बारे में जो राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो राज्य का मतलब क्या होता है ये बताया गया है कि राज्य का क्या मतलब है, राज्य की परिभाषा क्या है और इसके परिभाषा का होने का क्या कारण है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि राज्य का मतलब क्या होता है। केंद्र की सरकार, संसद, केंद्रीय अधिकारी व कर्मचारी। इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य का मतलब राज्य अगर कोई भी स्टेट है तो उसमें केंद्र की भी सरकार की भी कोई कर्मचारी है वो भी नियुक्त हो सकता है। जैसे ये जो ऑल इंडिया सर्विस होती है आईएएस और आईपीएस, तो ऑल इंडिया सर्विस में जो केंद्र है वो सारी चीज़ें करती हैं, उनकी फॉर्म निकालती है, उनकी ट्रेनिंग कराती है, लेकिन जब उनकी नियुक्ति होने की होती है तो राज्य सरकार को एक कैडर बना के राज्य सरकार में भेज दिया जाता है। तो वो जो कर्मचारी होते हैं वो राज्य सरकार में जाके अपनी सेवा देते हैं और राज्य सरकार के अधीन ही रहते हैं। तो ये हो गया प्रांत की सरकार, विधानमंडल, प्रांतीय सरकारी वो कर्मचारी। इसका मतलब दूसरा इसका ये हुआ कि प्रांत की सरकार भी पीसीएस लेवल की परीक्षा लेती है, जिसमें सिर्फ वो अपने प्रांत में ही रहते हैं, उनको भी अपनी प्रांत में सेवाएं देनी होती हैं। वो राज्य सरकार कानून बनाती रहती है समय समय पे और परीक्षा लेती रहती है। और तीसरी है जो टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी राज्य में स्थानीय स्वशासन होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि नगर पंचायत या ग्राम पंचायत, ये हुआ स्थानीय स्वशासन। फिर पीएम से लेकर सीएम तक और समस्त केंद्रीय प्रांतीय कर्मचारी तथा इसके तहत सभी सरकार के भाग होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री से लेकर चीफ मिनिस्टर तक और समस्त केंद्रीय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं और स्टेट लेवल के जितने भी कर्मचारी हैं और क्लर्क या जो भी कर्मचारी हैं वो एक सरकार के भाग होते हैं, सरकार से वो अलग नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ। आर्टिकल 12 के बाद आर्टिकल जो 12 है हम ये बताता है। आगे हम लोग आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 13 हमें यह बताता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है तो प्रक्रिया क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मौलिक अधिकार में जो भी संशोधन होता है तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये संशोधन किस प्रकार से होगा, इसके संशोधन होने का कारण क्या है और ये संशोधन अगर किया जा रहा है तो ये अनुचित है या अनुचित नहीं है। तो सबसे पहले 1980 में मिनर्वा मिल्स के विवाद में ये बहुत ही हल्ला और उठा था कि जो भी ये मौलिक अधिकार में जो भी संशोधन किया जा रहा है क्या यह ठीक है कि नहीं है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन तो हो सकता है परंतु मूल ढांचे को संशोधन नहीं हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम टिप्पणी थी 1973 केशवानंद भारती केस में। उसमें ये उन्होंने कहा था कि हाँ, आप मूल अधिकार में बिल्कुल संशोधन करिए, लेकिन आप एक जो संविधान का मूल ढांचा है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो 1973 केशवानंद भारती केस और 1980 मिनर्वा मिल्स जो विवाद हुआ था उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की थी। तो उसके बाद हमको नहीं लगता है कि आर्टिकल 42 संविधान संशोधन द्वारा एक बार संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में, उसके बाद से अभी तक कोई भी मूल अधिकार में अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, एक बार हुआ है। तो आर्टिकल 14 से 18 तक हम लोग पढ़ते हैं समानता का अधिकार क्या होता है। जो 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार बताया गया है, इस अधिकार का मतलब क्या है और इस अधिकार के होने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता में बताता है। आर्टिकल 14 का मतलब ये हुआ कि विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सरकार से जो भी सरकारें हैं उसके समक्ष हमारी समानता क्या है, हमें किस प्रकार से अवसर मिलते हैं और उसके लाभ या फायदे क्या हैं, उसके अपवाद भी क्या हैं, इसके आइए थोड़ा समझ लेते हैं। अपवाद ये हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर वो पद पर आसीन हो तो भारत में किसी भी न्यायालय में उन पर मुकदमा नहीं चल सकता। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में है तो उनके ऊपर कोई भी न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहीं भी उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता है। अगर राज्यपाल भी अपने कार्यकाल में है तो उनके भी खिलाफ भी किसी प्रकार की मुकदमा दायर नहीं की जा सकती है। हाँ, जब उनके खिलाफ मुकदमा जब वो कार्यकाल हट जाए तो बाद में दायर की जा सकती है, बाद में देखा जा सकता है, लेकिन उनके कार्यकाल के समय में उनको ये सुरक्षा रहती है कि उसके बीच में मुकदमा दायर नहीं की जा सकती है। कुछ मामलों में सांसदों को भी अधिकार दिए गए हैं।
तो कुछ मामले में विधि के समक्ष समान है, कुछ अपवाद भी हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि सभी कानून के समक्ष समान है, लेकिन इन लोगों के कुछ विशेष अधिकार भी हैं। संसद की बैठक शुरू होने के 40 दिन पहले और संसद की बैठक खत्म होने के 40 दिन बाद भी किसी भी संसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 3 प्रकार के सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र। इसमें जो अगर सत्र शुरू होता है तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी संसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, कि जो भी MP हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनको ये संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अगर वो मामला दीवानी होना चाहिए तो हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो मामला दीवानी का हो या पागलपंथी का हो या कुछ भी प्रकार का हो तो इसमें थोड़ा सा संभव हो सकता है। तो लेकिन अगर संसद महोदय अगर फौजदारी के मामले में पाए जाते हैं तो गिरफ्तारी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दीवानी का मामला हो तो नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर फौजदारी का मामला हो तो इसमें उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये रहा आर्टिकल 14 के बारे में जो मैंने आपको उसके बारे में परिचय दिया। तो आइए आर्टिकल 15 के बारे में समझते हैं। आर्टिकल 15 जो है हमारे हिसाब से अभी तक मुझे बहुत ही शानदार आर्टिकल लगता है। आर्टिकल 15 पे एक फिल्म भी बन चुकी है, आर्टिकल 15, जो आयुष्मान खुराना ने बनाया था। ये मतलब जो हमारे धर्म में या हमारे जो भी संस्कार में जो कड़ में बसा हुआ था, छुआछूत या किसी भी जाति और जाति के साथ विभेद करना, तो इस आर्टिकल के आने के बाद से ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाता है। तो इसे संविधान में इसलिए लाया गया कि कोई भी अगर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव करता है तो ये इसे दंडित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति धर्म के कारण उसको अगर विभेद करता है, तो अगर मान लीजिए कि जैसे कोई अगर मुस्लिम हो या हरिजन हो या कोई और धर्म का हो, हरिजन हो, तो उसे आप अगर उसके कारण उसको भेद करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। उसके जाति के खिलाफ अगर भेद करते हैं, उसके लिंग के खिलाफ अगर उसको भेद करते हैं, तो जन्म के खिलाफ कि वो किस गांव में पैदा हुआ है या किस जाति में पैदा हुआ है, अगर उसके खिलाफ आप भेदभाव करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। ये आर्टिकल बहुत ही अहम आर्टिकल माना जाता है क्योंकि ये आर्टिकल है भी। आइए आर्टिकल 16 बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन अवसर की समानता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी नौकरियों में या कोई भी लोक नियोजन में आपको अवसर की समानता, ये सबको अवसर जो है समान दिए जाएंगे। कोई भी किसी के साथ इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 16(4) में भी इसके भी कुछ क्लॉज हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल 15 और 16 के द्वारा ही जितने भी आरक्षण अभी तक बनाए गए हैं, या वो आर्टिकल 15 और 16 के हिसाब से ही, आर्टिकल 15 और 16 के कारण ही बनाए जाते हैं। तो ये आपको एक और फैक्ट है, आपको जानना चाहिए कि अभी तक हमारे संविधान में जो भी आरक्षण बनाए गए हैं आर्टिकल 15 और 16 के ही बेसिस पे बनाए गए, क्योंकि इसमें अवसर की जो समानता है, अगर किसी जाति धर्म को अवसर की समानता बराबर नहीं है तो उनको आरक्षण इसी आर्टिकल के द्वारा देती है। राज्य द्वारा पिछड़े के लिए कोई व्यवस्था की जा सकती है, जो मैंने आपको पहले बताया कि राज्य द्वारा अगर पिछड़ों के लिए इसमें कोई व्यवस्था की जा सकती है आर्टिकल 16(4) के द्वारा। इसी क्रम में मोदी सरकार ने इसी प्रकार से कानून पास करके अग्रहों के लिए भी व्यवस्था दिया है। तो ये आर्टिकल 16 के बारे में मैंने आपको बताया कि इसी आर्टिकल के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। आर्टिकल 17 जो क्या है, आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि छुआछूत का अंत। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो हरिजन है या कोई दूसरी मतलब छोटे जाति का है तो आप उससे ये नहीं कर सकते कि तुम हमारे पास मत बैठो या हमारे साथ खाना मत खाओ। इसका अंत इसी आर्टिकल के द्वारा किया जाता है। उसको भी एक समान अधिकार है हर व्यक्ति के बराबर की, वो कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी खा सकता है, कहीं भी घूम सकता है। तो आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत हमें बताता है। इसे टचबिलिटी अस्पृश्यता या छुआछूत कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। इस 1955 में कानून बनाकर कहा गया कि जो भी लोग अस्पृश्यता को बढ़ावा देंगे उन्हें 6 वर्ष की सज़ा हो जाएगी। ये कानून भी इसमें बनाया गया कि 1955 में ये कानून आया जवाहरलाल नेहरू की सरकार में। ये कहा गया कि इसमें अगर कोई भी अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, छुआछूत को बढ़ावा देता है, तो उसको 6 वर्ष की सज़ा भी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप छुआछूत को बढ़ावा देते हैं, पब्लिक प्लेसेस में कहते हैं कि वो चमार है उसको छुओ मत, ये करो, तो आपको सज़ा भी 6 वर्ष की हो सकती है। तो ये आपको जानना चाहिए। तो आर्टिकल 18 जो पढ़ते हैं, जो समानता के अधिकार में जो अंतिम आर्टिकल है वो आर्टिकल 18 है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये आर्टिकल जो है ये उपाधियों का अंत ये बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल 18 है ये उपाधियों का अंत करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहले आप सुनते होंगे जो भी हमारे भारत में रियासतें थी तो राजा महाराजा की उपाधि दिए, महाराजा धीराज, गणेश चंद्र 108 महान, फलाना ढेकनवा। तो ये सब अब खत्म हो गया है। अब इसके कारण अब कोई भी उपाधि नहीं दी जाती है महाराजा धीराज की। हर व्यक्ति एक समान है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे 1954 में कुछ पुरस्कार शुरू किए गए थे। जैसे भारत रत्न हो गया, भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये जो है
ये कोई उपाधि नहीं है। इसको उपाधि अन्य शब्द मान सकते हैं, लेकिन ये भारत सरकार के द्वारा ये व्यक्ति को एक सम्मानित करने की पुरस्कार है। इसको पुरस्कार में आप समझिए, एक उपाधि नहीं है। तो ये जो है भारत रत्न हो गए, पद्म विभूषण हो गए, पद्म भूषण हो गए, पद्मश्री हो गए, ये उपाधि नहीं, एक पुरस्कार के तहत भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इन्हें उपाधि नहीं माना जाएगा क्योंकि ये चारों पुरस्कार, मैंने आपको पहले बताया, ये उपाधि नहीं माना जाएगा, ये पुरस्कार के तहत आते हैं। पुरस्कार का मतलब कोई भी व्यक्ति देश के लिए बेहतरीन काम करता है तो इसे पुरस्कृत किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या कोई भी क्षेत्र हो, अगर उसमें व्यक्ति बहुत ही शानदार काम करता है तो उन्हें पद्म, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री दिया जाता है। जैसे आप सचिन तेंदुलकर का नाम सुने ही होंगे, उन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में आज तक कभी भी भारत रत्न नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने एक इतिहास ही रच दिया, इस कारण उनको भारत रत्न दिया गया। तो ये रहा आर्टिकल 18। और कुछ शैक्षिक उपाधियाँ भी होती हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये एक जैसे ये भी एक शैक्षिक उपाधि है, ना कि कोई महाजरा पुरानी संस्कारों की उपाधि है। तो इस कारण ये जो उपाधि है ये माने हैं, जैसे ये डॉक्टर हो गया और इंजीनियर हो गया। तो ये रहा आर्टिकल 18 के बारे में थोड़ा सा परिचय, मतलब कुल मिला जुला के कि समानता के अधिकार के बारे में परिचय, जो आपने 14 से 18 के बीच में पढ़ा। और आगे हम लोग फिर स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 19 से 22 के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19 हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अभी देश में कई प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, कृषि आंदोलन, तो आर्टिकल 19 का इसमें किस प्रकार के हनन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस विषय में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो ये जो मैंने आपको ये सारा मैंने आपको बता ही दिया कि आर्टिकल 14 से 18 के बारे में क्या है। आगे हम लोग 19 से 22 के बारे में पढ़ेंगे, जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।